हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्सचेंज विद लर्नर्स पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, जो हमारे जो सीटेट 16 दिसंबर से और जो है 21 जनवरी 2022 तक जो सीटेट का एग्ज़ाम चला था, उसकी जो है सीटेट की जो वेबसाइट है उस पर उनका जो क्वेश्चन पेपर और जो आप खुद रिस्पॉन्स की यानी जो आंसर आप लगा के आए हैं वो अपलोड कर दी गई है। अगर आपने अभी तक वो डाउनलोड नहीं की है क्वेश्चन पेपर और रिस्पॉन्स की, तो आप उसे पहले डाउनलोड कर लें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का एग्ज़ाम लगा था उसके जो तीन जो लेवल फर्स्ट में जो सभी के कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, साइको, मैथ और ईवीएस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। क्योंकि सीटेट ने जो है ऑफिशियल आंसर की तो अपलोड नहीं की है, केवल और केवल रिस्पॉन्स की अपलोड की है। इसको लेकर काफ़ी सारे बच्चे जो है कन्फ्यूज़न में हो और काफ़ी सारे जो मुझे पर्सनली मैसेज आए हैं कि भाई इसको आप सोल्व करवा दीजिए, इसलिए मैं इसको सोल्व करा रहा हूँ। और साथ ही ये पूरे 100% ऑफिशियल नहीं है फ्रेंड, इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, इसलिए आप जो है अगर आपके एक दो नंबर कम या ज़्यादा बनते हैं तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब सीटेट की ऑफिशियल आंसर की आएगी वही 100% सही उत्तर माने जाएंगे। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसमें 99 या 100% अपनी तरफ से उत्तर सही बताने की कोशिश करूँगा, फिर भी एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। फ्रेंड्स आइए अब बात कर लेते हैं हम 16 दिसंबर 2021 को जो लेवल फर्स्ट का जो एग्ज़ाम लगा था उसकी आंसर की के जो तीन कॉमन सब्जेक्ट हैं, साइको, मैथ और ईवीएस, जो सभी के लिए होते हैं। बाकी जो लैंग्वेजेस बच जाएंगी उनका जो है अगली वीडियोस में बात कर लेंगे फ्रेंड। अब पहला क्वेश्चन की हम बात करें, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? तो उसमें बच्चे कर पाते हैं प्रतीकात्मक खेल, यानी ऑप्शन नंबर 4। जीन पियाजे के अनुसार जो पूर्व संक्रियात्मक चरण है उसमें जो बच्चे कर पाते हैं वो प्रतीकात्मक खेल कर पाते हैं। फ्रेंड्स जो ये तीन है, ये तीन जो स्टेज है, ये थर्ड स्टेज में वो कर पाते हैं, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाली जो होती है उसमें ये कर पाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो उसका हो जाएगा प्रतीकात्मक खेल यानी 4। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? विवेचनात्मक चिंतन को जो बढ़ावा देता है वो है, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, वे क्यों, यानी ऑप्शन नंबर 3। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं, महिलाएं हृदय से सोचती हैं। ये तो सीधा सीधा जो दर्शा रहा है लैंगिक रूढ़िवाद को, यानी ऑप्शन नंबर 3। एक विशिष्ट संपत्ति को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल के उदाहरण देती है, मतलब वो उसका क्या कर रही है, सहयोग कर रही है। आधा हल का दे रही है तो क्या कर रही है, सहयोग कर रही है। लेव वाइगोत्स्की ने इसे कहा है पाड़, यानी स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन नंबर 2। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होगा? कौन सी ऐसी मूल्यांकन विधि है जिसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है? किसमें? प्रोग्रेसिव क्लासेस में, यानी प्रगतिशील कक्षा में। तो ऐसे हमें केवल मानक निर्देशित जो मूल्यांकन है ना वो नहीं करना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। किसी संपत्ति के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या जरूरी है? तो उसके लिए जरूरी है कि वो जो बच्चों का जो रियल लाइफ है यानी सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसके जोड़कर पढ़ाया जाए, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? कि जो विकास की प्रक्रिया है उसके बारे में कौन सा सही है? उसके बारे में सही है कि विकास की जो प्रक्रिया है उसमें सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम अच्छा तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे जो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से कौन सा अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? तो ये करता है जिसमें क्रिएटिविटी हो, प्रतिक्रियात्मक अनन्यता की कमी हो और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो हो, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर 4। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद भी एक कक्षा में विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं में, कौन सी वाली क्रियाओं में,
गणितीय जो क्रियाएं हैं उनको समझने में चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो गणितीय जो क्रियाएं उनको समझने में चुनौती आती है तो वो है गणित वैकल्य, यानी ऑप्शन नंबर 4, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्कैलकुलिया। क्या कहते हैं? डिस्कैलकुलिया। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? तो वो देता है विकास की निरंतरता, यानी ऑप्शन नंबर 1। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को कक्षा के गलत उत्तर सही करने चाहिए? नहीं करने चाहिए, क्योंकि बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। उनको कहा जाए कि भाई आपके जो उत्तर हैं वो गलत नहीं है, आप उन्हें उनके लिए बोलने के लिए कहिए कि हाँ आप बोलिए, आप सही जा रहे हैं, ऐसे कहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि हार्वर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहु मतलब तरह तरह की बुद्धियां हमारे होती हैं, इसलिए ये बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार होगा। ऑप्शन नंबर 4। शिक्षिका के विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने की अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इस संबंध में जो कथन सही है वो फर्स्ट ऑप्शन सही है। शिक्षक की जो अपेक्षाएं हैं वो बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1। जो शिक्षक की जैसी अपेक्षाएं रहेंगी वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगी। किसको अफेक्ट करेंगी? बच्चों का जो सीखना है उसको। क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके? सत्ताधारी मतलब कि जो टीचर कहे वही सही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे उनकी सांप्रतिक स्पष्टता में कमी रह जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3। कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर देने चाहिए? तो उन्हें अवसर तो देने चाहिए मौलिक खोज और सोच को बढ़ावा देने वाले, मौलिक खोज और सोच को बढ़ावा देने, यानी ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका जो इंग्लिश वर्जन था उसमें था प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है। तो इस पर जो ये क्वेश्चन है इसका इंग्लिश अलग था और हिंदी में अलग ये गलत दिया हुआ था, इसलिए इस पर बोनस मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? बोनस मिलेगा। आपको जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उस पर आपको इसको जो है इस पर जो है रिट लगानी है और आपको इस पर बोनस मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार तो ये तीनों बातें हैं। ये भी है निर्णय निर्धारण, बच्चों की सहभागिता हो, ये भी है अधिगम भयमुक्त वातावरण हो, और विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना। अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जाना चाहिए, लेकिन हिंदी में जो है इसके ये तीनों उत्तर हैं, तो इसलिए इस पर बोनस मिलेगा। क्या मिलेगा? बोनस। उसमें क्या था? इंग्लिश में था कि प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है, जब तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता। लेकिन अब इसमें जो हिंदी है इसमें नहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी तीनों ऑप्शन सही माने जाएंगे, इसलिए इस पर मिलेगा बोनस। क्वेश्चन नंबर 17 पर शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? किस प्रकार बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, यानी ऑप्शन नंबर 1। 1.5 से 2.5 यानी 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सरित द्विशब्दी उच्चारण क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है तार प्रसित वाचन। ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? उसमें सम्मिलित है कि नैतिक विकास के जो चरणों का स्वरूप है वो सार्वभौमिक होता है, और इसी के आधार पर इसकी जो है बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी कि ऐसा नहीं है कि सार्वभौमिक होता है, लेकिन इन्होंने कहा था कि नैतिक विकास के चरणों का जो स्वरूप है वो कैसा होता है? सार्वभौमिक। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि बुद्धि लब्धि जो है वो संकल्पना स्थायी नहीं है। ऐसा नहीं कि जो आज 5वीं क्लास में कमजोर है तो वो 6ठी में भी रहे, 7वीं में रहे, ऐसी बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 बुद्धि संकल्पना स्थायी नहीं है, ये बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। निम्न में से कौन से कारकों को द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है?
भाई पारिवारिक समाजीकरण से भी, समकक्षी संबंधों से भी, सांस्कृतिक मूल्यों से भी, बच्चों का आत्मसम्मान, यानी ऑप्शन नंबर 3 सभी इसमें करेक्ट हो जाएंगे। 1, 2, 3 और 4 जो ये दे रखे हैं ये, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गठित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? तो लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर जो निर्धारित आसन व्यवस्था है, आसन यानी बैठने की उनकी जो लिंग के, जाति के और आर्थिक आधार पर करेंगे तो ये उसको जो है गठित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर करेगी, यानी ऑप्शन नंबर 3। एक समावेशी संस्था में एक श्रवण बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? तो वो प्रभावी नहीं होगी संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर भी, केवल और केवल मौखिक माध्यम पर ही हमें आश्रित नहीं होना है, बाकी और चीजें भी हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुशासित किया जा सकता है? बच्चों की वार्तालाप द्वारा, अध्यापक के संवेगों द्वारा, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, बाह्य रूप से अधिरोपित। बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन तो गलत हो जाएगा, जिसमें भी ऑप्शन नंबर 4 है वो तो गलत हो जाएगा, यानी सेकंड गलत, थर्ड गलत, तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी शुरू के जो 3 है वो सारी बात सही है। एक कक्षा बच्चों में के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? असफलता का जो भय है उसको क्यों दूर करना जरूरी है? क्यों? क्योंकि जो असफलता और त्रुटियां हैं वो बच्चे के अधिगम का क्या है? स्वाभाविक हिस्सा है, ऑप्शन नंबर 1। इसलिए हमें जरूरी है कि जो असफलता का भय है बच्चों को वो दूर हो, क्योंकि गलतियां तो होंगी, क्योंकि अधिगम का ये स्वाभाविक हिस्सा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट है। बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य को समर्थन करता है? बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध जो गतिविधियां हैं उनका संज्ञान नहीं करते, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। वंचित और हास्य पर स्थित समूहों की भाषा संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक सुनिश्चित कर सकता है, वो कर सकता है शिक्षा में साम्यता, यानी ऑप्शन नंबर 4। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? तो वो करना चाहिए प्रवाही बौद्धिकता की पहचान के लिए। एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझती, वह अपनी पकड़ से घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन प्याजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन प्रतीकात्मक खेल करे, दूसरे के जो दृष्टिकोण है उसको ना समझे, तो ऐसा होता है पूर्व संक्रियात्मक में, यानी ऑप्शन नंबर 4 में। फ्रेंड्स, जो साइको के 30 क्वेश्चन थे वो हो गए हैं कंप्लीट। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके साइको में इस आधार पर, इस आंसर की के आधार पर जो मैंने बताई है कितने कितने नंबर बने हैं, क्योंकि ये लगभग 99% क्वेश्चनों के उत्तर यही मिलेंगे। कोई 1-2 क्वेश्चन में हो सकता है इधर उधर ऑप्शन हो जाएं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम मैथ की। किसकी बात कर लेते हैं? मैथमेटिक्स की, क्योंकि हम इसमें 3 जो हमारे कॉमन सब्जेक्ट हैं जो सभी के होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए सुश्री नीतू कक्षा 2 की अध्यापिका ने शाब्दिक समस्या से प्रारंभ किया। किससे किया? शाब्दिक समस्या। जैसे कि परिवार के 4 सदस्य हैं, यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है तो कुल कितनी रोटी की आवश्यकता होगी? अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का उद्देश्य क्या है? क्यों उन्होंने ये जो है एग्जाम्पल दिया है? ये इसलिए दिया है फ्रेंड्स, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं में संयोजन करने के सामर्थ्य उसने विकसित कर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। दृश्यकरण और प्रदर्शन जो है, विजुअलाइजेशन और जो हमारा प्रदर्शन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, उच्च गणित में बीज गणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए निहितार्थ हैं। मतलब जो उच्च गणित पढ़ाया जाएगा वो बीज गणित और ज्यामिति उसका ये आधार बना रही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 400 किलोमीटर की दूरी निरूपित करती है। यदि भूमि पर
दो नगर 3400 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मानचित्र पर उनकी दूरी यानी 3400 किलोमीटर है, और एक कितने के 400, और तो टोटल सेंटीमीटर पूछा है, तो ये आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर यानी 8.5, यानी 400 से जब इसको डिवाइड करोगे 4 8 32 बचे 2 4 5 20 यानी 8.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा गणित की प्रकृति के अनुसार सही है? गणित की अपनी भाषा है, बिल्कुल सही है। गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती है, ये भी सही है। लेकिन किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है, एक हल नहीं होता, बहुत सारे हल हो सकते हैं किसी भी समस्या को सॉल्व करने के। तो इसलिए बी को काट दीजिए आप, जिसमें बी दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और सी सही है, क्योंकि सही पूछा था इसमें। निम्न में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है? कि भाई सर्वाधिक अच्छा गुण कौन सा है? वो गुण है अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनको छात्रों के समक्ष रखना, यानी ऑप्शन नंबर 3। कुछ छात्रों में भागफल और शेषफल शब्दों के साथ उलझन है, यानी भ्रांति है, उन्हें दिक्कत है किसमें? भागफल और शेषफल में। छात्रों में इस प्रकार की उलझन को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी रणनीति अपनाई जाए? उनमें अपनाई जाए कि मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए, मतलब जो चीजें हमारे सामने उन चीजों को पेश करके उनको बताया जाए और इनसे भिन्न प्रकार के समूह बनाए और समूह की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें, यानी ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से डाइन्स ब्लॉक का जो उपयोग है किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता? जो डाइन्स ब्लॉक है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, एक मैथमेटिक्स की, इससे जो है हम प्रायिकता को नहीं पढ़ा सकते, ऑप्शन नंबर 3। बाकी जो 3 चीजें उनको हम पढ़ा सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है? नहीं भाई, 2 तो एक ऐसी है जो सम होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो कट जाएगा। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं हैं? नहीं, 2 3 5 और 7 केवल 4 ही संख्याएं हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 भी कट जाएगा। जिसमें 1 और 2 हो वो तो बिल्कुल कट जाएगा, यानी ये ऑप्शन कट जाएगा। इसमें 2 है, इसमें ये भी कट जाएगा क्योंकि 1 है, और इसमें ऊपर के में 2 है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है थर्ड और फोर्थ वाला उत्तर हो जाएगा। एक बच्चे द्वारा 5 विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है। 3 अंकों के मतलब 5 का निकाल लेंगे, 5 × 74, और इन 3 को घटा देंगे, बच जाएगा 2 का। 2 को फिर उससे जितना बचेगा उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उत्तर आएगा हमारा 72.5। क्या आएगा फ्रेंड्स? 72.5, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा 2 है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 करेक्ट हो जाएगा। आप सोल्व कर लेना इसको। प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बताइए। जो अब हम इसको पैटर्न को फॉलो करेंगे, 9 8 7 6, तो 5 आ जाएगा, 1 2 3 और 4 और फिर 5 आ जाएगा। अब देख लीजिए 5 5 किस में? इन 2 में है, ऊपर का और लास्ट का तो खत्म हो गया। फिर क्या है? 0 1 2 3 और 4, यानी 554। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा उत्तर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इस पैटर्न पर आधार? ऑप्शन नंबर 3। सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच जो सही घड़ी है कि घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूमेगी? कितने घंटे हो गए? 9, और 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 30, तो 9 × 27 यानी 270 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन 270। एक छात्र को जब 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया तो उन्होंने 665 सीधा सीधा दर्शा रहा है कि 6065 लिखना था, लेकिन लिख कितना दिया? 665। तो किसकी समझ नहीं है उसमें? तो स्थानीय मान की, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? स्थानीय मान की अवधारणा को उन्होंने समझा नहीं है अच्छे से। देखिए, पूर्णांकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? यह है, देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्या के बराबर या उनसे अधिक होता है। भाई पूर्णांक को -2 का और 3 का जो गुणनफल किया तो -6, ये तो और कम आ गया। वो कह रहा है कि या तो बराबर हो या ज्यादा हो, तो ये तो बात गलत है, ए गलत है। 2 संख्याओं का जोड़ सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है, ऐसी भी बात नहीं है। -2 का और -3 का हमने जोड़ किया क्योंकि पूर्णांक है, पूर्णांक में माइनस वाले भी आते हैं, 0 भी और पॉजिटिव, तो -5 हो गया, ये तो और उल्टा कम हो गया, तो इसलिए ये भी बात गलत है। तो दोनों ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? असत्य हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन नंबर 3।
हर्षित, अमीना और जोसेफ द्वारा एक दिन का पैदल चलने का विवरण दिया गया है। तो एक दिन का जो पैदल चलने का विवरण है, इसमें से जो ये खत्म करने के समय में शुरू करने का समय घटा देंगे, जिसका सबसे कम आएगा, ये अमीना जो है ये सबसे कम चलेगी जब हम इसमें से इसको घटाएंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा, कौन सा ऑप्शन नंबर 2 है, अमीना जो सबसे कम चली। 800 मीटर की दौड़ में अनूप को पहले 100 मीटर पूरे करने में 14 सेकंड, अगले 100 मीटर पिछले से 2 सेकंड ज़्यादा, 100 मीटर करने में पिछले वाले फिर 2 सेकंड ज़्यादा। यह प्रक्रिया समाप्त होने तक जब आप इसको सॉल्व करोगे करते करते, तो इसमें जो उत्तर आएगा वो आएगा 2 मिनट 48 सेकेंड। 2 मिनट यानी 48 सेकेंड इसका उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर 2। यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्ती है XY के लघुत्तम समापवर्ती का आधा है, यदि x का मान 12 है तो y का मान क्या है? तो इसमें जो आएगा उत्तर आएगा वो आएगा फ्रेंड्स 7, यानी x बराबर आ जाएगा इसमें 7। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आप देख लेना। एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृत संख्याओं में है का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर, उसका परिमाप नहीं हो सकता, बाकी 3 हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता, वो है 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। स्कूल की NSS इकाई के प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया। एक प्रयोजक में उन्हें इस कर्म के लिए 28.5 यानी 281, 28.5 नहीं 28.5, हाँ 28 सही, 1/2 किलोग्राम चीनी मिली। कितने बच्चों को ये चीनी बांटी जा सकती है? तो फ्रेंड्स इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसका उत्तर आएगा 38, यानी ऑप्शन नंबर 3। गणित केवल अंक गणित नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त है? गणितीय पाठ्यचर्या में गणित के क्षेत्र जैसी आकार है, आकार वगैरह जो ज्यामिति में आती है, दिक् स्थान संबंधी समझ है, मापन है, आंकड़ों का प्रबंधन वगैरह चीजें भी हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2। इसलिए इसको हम जो गणित है उसको अंक गणित ही नहीं मान सकते। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा सन्निकटन मान 2.9 को किसके करीब लिख देंगे? 3 के। 7.49 यानी 5 से कम रह गए तो यानी 7 के ही करीब रखेंगे, और 11.51 यानी 5 से ऊपर चला गया 51, तो इसको हम 12 है। 3 × 7 डिवाइडेड बाई 12 यानी सेकंड ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। योग की एक समस्या 234 + 42 को हल करते हुए एक विद्यार्थी जोर से यह कहता है कि यदि 40 होता तो 244, 254, 274 होता, परंतु यह 42 है, इसलिए 274 + 2 276 होगा, इसलिए 274 + 42 हुआ 276। तो ये जो है गणित में अनौपचारिक रणनीतियों का उपयोग कर शिक्षक बच्चे की अवधारणात्मक समझ की प्रक्रिया को जानने में सहायता करेगा शिक्षक को। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली है, थाली ए, थाली बी और थाली सी। थाली ए में केवल 1 जलेबी, थाली बी में 5 जलेबी और थाली सी में 3 जलेबी है। वे 3 थालियों में बराबर जलेबी रखना चाहती हैं, तो मतलब जिसमें ज़्यादा है उसमें से कम वाली में लाकर हम रख देंगे, यानी थाली बे में से 2 जलेबी उठाकर थाली ए में रख देंगे, क्योंकि उसके पास 5 थी और उसके पास 1, उस पर 2 और आ जाएंगी तो वो 3 हो जाएंगी, और 3 पहले ही, एक के पास 3 पहले ही और एक के 2, इन 2 के बाद 3 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका जनरल बनाने के लिए कहा और उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। उसका उद्देश्य क्या था? उसका जो उद्देश्य है फ्रेंड, और छात्रों की सहायता करने की वे कक्षा के गणित की बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से भी अपना जो है संबंध स्थापित करें, यानी ऑप्शन नंबर 3। इसलिए उन्होंने जो है पत्रिका जनरल बनाने के लिए कहा। ठीक है फ्रेंड। निम्न में से कौन सा मिलान सही को प्रदर्शित कर रहा है? इसमें ऑप्शन जो है क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा, लेकिन आप एक चीज लगा सकते हो, सी का क्या आना चाहिए? 4, यानी अनुमान। देखिए 48 × 52 का 2500 लगभग अनुमान दिखा रहा है, तो अनुमान सी का 4 हो जाएगा, यानी सी का 4 किस में दिखाई दे रहा है आपको? जो है फर्स्ट में ही दिखाई दे रहा है। किस में दिखाई दे रहा है? फर्स्ट में ही सी का 4। ठीक है फ्रेंड, इसलिए जो हम है इसमें जो उत्तर होगा वो होगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसमें जो उत्तर हो जाएगा
फर्स्ट। सी का 4 एक में ही दिख रहा है और अनुमान केवल 48 × 52 2500 इसमें ही दिख रहा है, तो इसलिए इसका हो जाएगा फर्स्ट। बाकी इसमें अच्छे से दिख नहीं रहे हैं, जो इंग्लिश वर्जन था उसमें अच्छा दिखाई दे रहा है। एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, ये दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित कर रहा है। वैन हिले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण में है? दृश्यीकरण सत्र पर तो वो नहीं है फ्रेंड, वो अभिगृहित एक्जियोमेटिक लेवल पर भी नहीं है। विश्लेषण सत्र पर वो जब होता जब वो उसमें अंतर कर जाता, इसलिए इसमें जो है कंफर्म तो नहीं कह रहा, लेकिन इसमें जो है ज्यादा चांस जो है निगमन सत्र के हैं, निगमन सत्र के हैं, और आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा प्राकृत संख्याओं को योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा? तो सबसे पहले आप उनको अनुभव प्रदान कीजिए, यानी ए, सबसे पहले ए, उनको अनुभव प्रदान कीजिए ए, ये दो ऑप्शन तो कट हो गए। फिर उनको स्थिति को मौखिक रूप से समझाइए, यानी सी, तो किस में आ रहा है? सेकंड ऑप्शन में, तो कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। और सबसे लास्ट में हमें क्या करना होता है? सबसे लास्ट में जो है हमें चिन्हों से प्रदर्शित करना होता है, यानी बी, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है यही करेक्ट है। जया पहली कक्षा में पढ़ रही है, शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र या कार्ड दिए, घड़ी की बैटरी, संतरा, आइसक्रीम, मोमबत्ती, किताब, स्टील, ये चीजें दी उन्होंने। तो उन्होंने क्या कर दिया? उसने उठाया, घड़ी की बैटरी उठा ली, मोमबत्ती और स्टील की लाई, यानी उन्होंने सारी की सारी जो चीजें जो डिफरेंस करके उठाई वो बेलनाकार उठा ली है, तो ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से क्या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? मतलब योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, यह उत्पादन अनुकूलन है ना कि प्रक्रिया। ये तो है भाई, इसलिए ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि नहीं पूछा है। ये सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा, ये भी सही बात है, इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा। उन्होंने पूछा क्या? नहीं होनी चाहिए। तो ये छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित है। ये काम जो होता है ये होता है निदानात्मक में, इसलिए जो है इसका जो ज्यादा, ये 2 या 3 में से उत्तर हो सकता है, लेकिन जो ज्यादा सही लग रहा है वो सेकंड है, क्योंकि ये काम जो होता है निदानात्मक में होता है, क्योंकि उपयोग श्रेणीकरण, कक्षोन्नति और स्थापन में भी इसका उपयोग होता है, इसलिए ये तो विशेषता है। तो एक सेकंड वाली जो यही इसकी विशेषता नहीं लग रही और विशेषता नहीं हमसे पूछा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? वो प्रदर्शित करता है कि जो हमारी सभी विद्यार्थी हैं वो गणित सीख सकते हैं और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। सिराज अपनी रसोई सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली 11 जोड़े से, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े और तीसरी में 33 जोड़े, यानी 11 और 22 33 और 33 66 क्या हो गए? जोड़े हो गए। क्या हो गए? जोड़े। अभी फ्रेंड जोड़े हुए हैं, क्या हुए? जोड़े। एक जोड़े में कितनी चीजें होती है? 2, तो 66 × 2 यानी 132 कहाँ है? फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ब्रेल लिपि अब ईवीएस फ्रेंड्स, ये मैथ के 30 सवाल भी आपके हो गए हैं। इनको भी आपको बताना है कि आपके जो है इस आंसर की से कितने जो है मैथ्स में आपके सही क्वेश्चन हुए हैं। आपको जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई आपको करना है। और फ्रेंड्स आपको जो है ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि लगभग 99% इसमें एक्यूरेसी बरती गई है। इसमें आपको बहुत अच्छे जो है एनालिसिस करने के बाद आपको जो है उत्तर बताए गए हैं, इसलिए यही लगभग 1-2 क्वेश्चन का जो ऑफिशियल आंसर की है उससे फर्क पड़ने वाला है, नहीं तो यही उत्तर उसमें भी मिलेंगे आपको। आप उसके बाद भी जब ऑफिशियल आंसर किया जाए मिलाकर देख लेना। अब बात कर लेते हैं हम एनवायरनमेंटल स्टडी की, यानी जो 30 क्वेश्चन है इनकी बात कर लेते हैं। ये भी जो है सभी के लिए कॉमन पोर्शन होता है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं, यह लिपि आधारित है। ब्रेल लिपि जो अंधों के लिए होती है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, जो हमारे अंधे बच्चे होते हैं उनके लिए ये अपनाई जाती है और ब्रेल ने जो ये दी थी। ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा कर रही है। ये जानना चाहते हैं कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते। एक शिक्षक के रूप में आप उस शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? जो उसका अवलोकन है उसकी हम सराहना करेंगे कि आप अच्छा कर रहे हैं और पूरी कक्षा में उसकी इस बात को चर्चा करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1। अपने खेतों से अधिक उपज प्रदान करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशियों का आधिक्य में उपयोग कर रहा है, तो वो धान की फसल उगा रहा है। उसका ये व्यवहार उसके खेतों की मृदा को क्या कर देगा? अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए क्या कर देगा? अनुपयुक्त कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। जब बार बार उसमें उर्वरक और पीड़कनाशी यूज करेगा तो वो खेत की जो उर्वर क्षमता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी।
वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे से, वेलक्रो जो है उसका चिपकाने में यूज होता है। इसकी जो खोज की थी वो जॉर्ज मेस्ट्रल ने की थी। ऑप्शन नंबर 1। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ठंडा रेगिस्तान जो है लेह लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं, सापेक्ष उल्टे खड़े हैं हम, जो है वो अर्जेंटीना के। फ्रेंड ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है, मतलब यूनियन टेरिटरीज है, तो वो कौन सा है फ्रेंड्स? जम्मू और कश्मीर। पहले ये राज्य होता था, लेकिन अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब ये क्या है, ये भी संघ शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पुडुचेरी वगैरह हर है। हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्यूमिनियम की जो खाने हैं वो हैं, तो वो है फ्रेंड्स उड़ीसा में, यानी ऑप्शन नंबर 1 यानी उड़ीसा में। आपका घर एक्स पर स्थित है, आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः आप पहले ठीक 100 मीटर दूर जाते हैं, उसके पश्चात 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं, अंत में 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर, मतलब एक्स की स्थिति पूछी है, तो वो हो जाएगी फ्रेंड्स 75 मीटर हो जाएगी ठीक पूर्व में, जब आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है फ्रेंड, पूर्व में हो जाएगी 75 मीटर। नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में उन्हें चुनिए जिनके भीतर बीज होते हैं। अब भाई उनमें से ये आलू वाला ऑप्शन को जहां भी दिखे वहां काट दीजिए, तो ये हो जाएगा करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर, इनमें जो है अंदर बीज होते हैं। ऑप्शन नंबर 3। भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहता है। आप किस संसाधन को सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो बच्चों के यातायात पर जो अनुभव होंगे उनसे ज्यादा उनके समझ में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। कुणाल ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्न में से इसके अतिरिक्त है। उनको जो है शिक्षार्थी टाई और रंगाई में उपयोग है तो तकनीक की सराहना करेंगे, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब वो बुलाया है इसलिए जा रहा है, उनको जो रंगाई तकनीक है उसको सिखाने के लिए। शिक्षार्थी कारीगर ज्ञान और कौशल की भी सराहना करेंगे, बिल्कुल सही है। टाई और डाई को हाथ से करने का अनुभव, बिल्कुल सही है। तो वो इसलिए नहीं बुला रहा कि भाई उनको स्थानीय भाषा सीखने को मिलेगी। स्थानीय भाषा तो जो है बहुत सारी चीज़ों से सीखने को मिल सकती है, पर्टिकुलरली जो है इन जो है वो जो उसकी कारीगरी है उसको सिखाने के लिए बुलाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 ज़्यादा सूटेबल रहेगा। बाकी देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में क्या उत्तर आता है इसका। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सही है। समुदाय संसाधन के रूप उपयोग करने का औचित्य है। क्यों? क्योंकि समुदाय जो है वो अपने बच्चों को सीखने में हिस्सेदारी है और उन्हें शामिल होने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर 2। शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं? एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाला कामों का चयन करना, बिल्कुल सही है। विशिष्ट कारण होना चाहिए कि क्यों उसके जो पोर्टफोलियो में चीजें शामिल की जा रही हैं, बिल्कुल सही है। शिक्षार्थी काम की सभी वस्तुओं को नहीं, ये बी है जिसमें भी दिखाई दे रहा है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षार्थी अपने काम का चयन और उसके अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना, बिल्कुल सही है। एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न सत्रों को इकट्ठा करना, ये भी सही है, यानी ACD ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसमें। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन, यानी जब लीची जब होती है, लीची के जो है मधुमक्खी पालन उस टाइम अच्छा होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर का ये टाइम जो है मधुमक्खी पालन का अच्छा होता है। नीचे दिए गए कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? दिन के लगभग 17 घंटे सोता है, उल्टे लटक कर सोता है और वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इसकी औसत आयु 44 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है, तो ऐसा है स्लॉथ। क्या है? स्लॉथ। आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा में मानचित्र खींचने को कहा। क्या कहा? मानचित्र खींचने को कहा। क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगा। यह है अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ बनाएगा जो मानचित्र खींचना है, यानी ऑप्शन नंबर 3। NCF 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा EVS के पाठ्यक्रम के बारे में सही है? कौन सा EVS के पाठ्यक्रम के बारे में सही है? मतलब EVS में जो हमारा है इसमें जो है पर्यावरण शिक्षा भी सम्मिलित है, सामाजिक विज्ञान भी सम्मिलित है और जो है विज्ञान भी सम्मिलित है, यानी ऐसा कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 में।
ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी और पर्यावरण भी है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। निम्न में से क्या पाठ्यचर्या के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। परीक्षा को आसान बनाना, विद्यालय ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विद्याओं से परे हो, पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि ये पाठ्य पुस्तकों को तक सीमित ना रहे। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, परीक्षा को आसान बनाना। ऐसा कोई मार्गदर्शक सिद्धांत एनसीएफ 2005 में नहीं था। निम्न में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से, तो वो है परिवार और दोस्त, भोजन, पानी और यात्रा। ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। खेल और पहेलियां ईवीएस के शिक्षण पर अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, क्योंकि खेल और जो हमारी पहेलियां हैं वो ये शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। चाहे खेल हो चाहे पहेलियां हो, खुद बच्चों को करने के अवसर देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। कोई रेलगाड़ी नागरहोल 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे स्थान छोड़कर 7 जून 2020 यानी ये मिसप्रिंट है, ये भी 2020 था, को प्रातः 3:15 बजे गांधीधाम पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई यानी 2600, अब इतनी है तो औसत चाल होती है दूरी बटे समय। आप कर लेंगे, दूरी जितनी दे रखी है 2640 दे रखी है, ठीक है, और समय आप निकाल लेंगे क्योंकि 5 जून से 7 जून तक 4:15 तक तो टाइम कितना हो जाता है 24 48 घंटे, लेकिन 47 1 घंटा कम है, 3:15 तक ही हो रहा है, तो ये लगभग आएगा 56 जो है किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या है? इसका उपयोग बच्चों के बारे में फैसला सुनाने में किया जाता नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बच्चों को फैसला सुनाने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 तो इसमें कट जाएगा। इसे सीखने की जो स्थितियां उनमें निहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। इसको जो है सीखने की जो हमारी वो है उसमें सम्मिलित करना चाहिए। नहीं, ऑप्शन नंबर 1 तो कट जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा 1 है वो कट जाएगा, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। ये शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान कर, बिल्कुल सही है, सी भी सही है। निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश प्रदान नहीं करनी, डी नहीं है, बी और सी केवल, यानी ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहां देखिए, मेहर के पास कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सके, यानी ऑप्शन नंबर 3 फ्रेंड। प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए, वे विकल्प चुनिए। जो प्याज की खेती करते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से इस क्वेश्चन को पता होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम फ्रेंड्स? सबसे पहले जो है मृदा को खोदकर नरम करेंगे, यानी ए तो सभी में है ऑप्शन में। फिर क्या करेंगे? बीज बोएंगे, यानी सी। फिर बीज बोएंगे। फिर क्या करेंगे? खरपतवार जब वो उगने लग जाएंगे, उसमें खरपतवार वगैरह हो गए, उसको खत्म करेंगे। फिर क्या करेंगे? प्याज के ऊपर की जो सूखी पत्तियां हैं उनको काटेंगे, यानी बी। और फिर क्या करेंगे? प्याज को उखाड़कर हम निकाल लेंगे। ए सी डी बी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा, हमें बचना होगा कि भाई आकलन जब कर रहे हैं हम तकनीकी भाषा का उपयोग ना करें, यानी ऑप्शन नंबर 1। रोनाल्ड रोस के बारे में इसमें कहानी दी गई है और उसके फिर 4 कथन दिए गए। शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करेगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेगा। ये कथन तो जो है हमारा सही है जब हम रोनाल्ड रोस की जो है कहानी के बारे में पढ़ें। शिक्षार्थियों को कहानी लिखने के लिए प्रेरित करेगा। शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, बिल्कुल करेगा। जो दूसरी कहानी है उनको भी इकट्ठा करने के लिए करेगा। विज्ञान के इतिहास की सराहना करेगा, बिल्कुल। साइंस का जो हिस्ट्री है उसको भी। शिक्षार्थियों को कहानी लिखने के लिए प्रेरित करेगा, यानी बी ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा ए, सी और डी, यानी ए सही है, सी सही और डी सही है, और ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा फ्रेंड।
कॉलम 1 में दिए गए स्थानों के नाम कॉलम 2 में दिए गए उन स्थानों के अधिकांश गांवों के सामान्य घरों के सही मिलान कीजिए। अब जो असम है, असम देखिए कुछ का पता हो तो ये क्वेश्चन जब भी बन जाता, मतलब 1 या 2 का। असम का जो है कौन सा है, असम में बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे घर, यानी एक का जो हो जाएगा हमारा थर्ड, एक का थर्ड। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो तो कट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 तो हो ही नहीं सकता, ये तो है ही नहीं। अच्छा जी, उसके बाद जो है जो हमारे राजस्थान है उसके जो है मिट्टी के घर कंटीले झाड़ियों से बनी छतें होती हैं, यानी डी का 5। अब डी का 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है जी, अभी तक इससे क्लियरिटी नहीं हुई। उसके बाद जो हमारा मनाली हिमाचल प्रदेश है उसमें जो घर हैं वो किसके बनाए जाएंगे, वो बनाए जाते हैं बर्फ़ के घर जो कहलाते हैं इग्लू, यानी सी का 4। और बी का क्या हो जाएगा फ्रेंड, लद्दाख का पत्थर लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर, यानी ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 4। और देखते हैं फ्रेंड्स ऑफिशियल आंसर की में इसका क्या माना जाता है। कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है, कुडुक जो है वो है फ्रेंड झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर 2। ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जाती है, तो ये करवाई जा रही है फ्रेंड्स समालोचनात्मक चिंतन, यानी गहन चिंतन। आशा है फ्रेंड्स आप सभी को जो ये क्वेश्चन है जिनके जो उत्तर हैं वो आपको जो है अच्छे लगे होंगे या आपने जो है मिला लिए होंगे। अगर आपने नहीं मिलाए हैं तो एक बार मिलाइए, ये लगभग 99% करेक्ट हैं। 1-2 क्वेश्चन में कोई डाउट हो सकता है, उसे आप जो है कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, क्योंकि मानवीय गुण है कि जो है गलतियाँ सभी से होती हैं। हो सकता है मैंने भी इसमें 1-2 क्वेश्चन में गलती की हो तो आप उन्हें करेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आपने जो है आप ज़रूर मिलाएं। और सभी सब्जेक्ट वाइज जो तीनों 90 क्वेश्चन मैंने बताए हैं इनमें से आपके कितने सही हैं, इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें जो है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के जो है सभी की अलग अलग होती है, इसलिए इसमें हमने कॉमन बनाना सही नहीं समझा। उनको जो लैंग्वेज हैं उनको अलग अलग हम बना लेंगे। इसलिए फ्रेंड जितने आपके नंबर बने हो 90 में से वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप जो है आप ज़रूर बताना कि कितने नंबर आपके आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी जो है आपको टाइम टू टाइम जो है चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं।